आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टार्ट माई परीक्षा में। और आज जीएस की क्लास शुरुआत होगी, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फटाफट। रोज़ शाम 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए भाई दीपक सर को बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। तब क्वेश्चन है, जरा एक बताइएगा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? जल्दी बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन। तब तक आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए, फिर क्लास आगे बढ़ाई जाती है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? मोहित सिंह यादव, मोहित, सचिन, बिल्कुल भैया। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? जल्दी बताइएगा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर। 1 मिनट भैया, जरा वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, मोहित सिंह यादव कह रहे हैं नहीं पता है। कोई बात नहीं भैया, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर नहीं पता ये? इसका सही जवाब होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर किसे कहते थे? तो लोथल को। लोथल का संबंध कहां से? तो गुजरात से। लोथल का संबंध कहां से? तो गुजरात से। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कहते हैं। बिल्कुल भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल, गुजरात। वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर आप तक पहुंच रहे हैं भैया? एक बार कोई कमेंट कर दीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर पहुंच रहे हैं जी? ओके, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, सोनी विश्वकर्मा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। आवाज नहीं आ रही है, मोहित भाई कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज तो क्लियर है, आपकी तरफ कोई दिक्कत होगी? आवाज तो क्लियर है। मोहित सिंह यादव आ रही। निकिता देवी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। निकिता देवी प्रेजेंट हो गई जी? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू अधिनियम कब आया? अब जल्दी जल्दी सभी लोग जवाब देते चलिएगा, ऑप्शन नहीं लिखेंगे। बीएचयू अधिनियम कब आया? जल्दी जवाब दीजिएगा, बीएचयू अधिनियम कब आया? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। मोहित सिंह यादव का जवाब आ गया 1915 में।
बिल्कुल। तो बीएचयू अधिनियम कब आया था? तो 1915 में आया था बीएचयू अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत ही जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया था 1916 में। तो बीएचयू की स्थापना मान ली जाती है कब? 1916 से। बीएचयू की स्थापना 1916 से। बीएचयू का पुराना नाम, जब इसकी पहले स्थापना हुई तब इसका नाम था सीएचयू, सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका पहले नाम था सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी। यह बनाया गया था कब? 1898 में एनी बेसेंट द्वारा। 1898 में एनी बेसेंट द्वारा इसको सीएचयू कहते थे। आगे चलकर 1915 में बीएचयू अधिनियम आया, जिसके तहत बीएचयू की स्थापना 1916 में हो गई। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय को माना जाता है, मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय। सीएचयू की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा। बिल्कुल निशु भैया, गुड इवनिंग। जी हाँ, बिल्कुल। तो सीएचयू की स्थापना 1898 में हुई थी, एनी बेसेंट ने किया था। आगे चलकर सीएचयू का नाम 1915 के बीएचयू अधिनियम के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया 1916 में, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा मानी जाती, मदन मोहन मालवीय के द्वारा मानी जाती। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत, इतिहास के प्रश्न है। अभिनव भारत समाज की स्थापना, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? जल्दी से जवाब दीजिए। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? अविनाश कुमार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पुष्पलता पांडे, अविनाश कुमार, सोनी विश्वकर्मा, सभी को गुड इवनिंग। भैया बताइएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था? जल्दी से बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट। दोपहर को 19-20 लोग लाइव थे, अभी 8-9 लोग लाइव हो। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की है? जल्दी से बताइएगा। अविनाश कुमार 1902। भैया स्थापना, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने किया था ये बताना, किसने किया था? अविनाश कुमार का जवाब है 1902। किसने किया था ये बताइए। उन्नीस सौ दो तो ठीक है भैया, किया किसने? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका भी जवाब नहीं। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, जिनको बीडी सावरकर कहते हैं। तो अभिनव भारत संस्था या अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन है? तो बीडी सावरकर, जिनको विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं जिनको, ये अभिनव भारत संस्था के संस्थापक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने किया था अभिनव भारत संस्था की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इनका तो आपको सभी को जवाब आना चाहिए, अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बताना है आपको, काला कानून कब आया? काला कानून किस वर्ष आया? जल्दी से बताइए, काला कानून किस वर्ष? बड़ा आसान क्वेश्चन। काला कानून किस वर्ष आया? अविनाश कुमार का जवाब आया 1919। सोनी विश्वकर्मा 1919, मोहित सिंह यादव 1919, खुशबू 1919। बिल्कुल, तो काला कानून 1919 में आया। इसी को रौलट एक्ट कहते हैं। रौलट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग कांड ये कब हुआ? तो ये भी 1919 में हुआ। बिल्कुल, जी हाँ, इसे काला कानून को कहते थे ना अपील, ना वकील, ना दलील। मतलब शंका के आधार पर, अगर किसी के ऊपर शंका हो जाए तो शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर उसकी कोई सुनवाई, कुछ पैरवी कुछ नहीं की जाती थी, तो किसी को बोला जाता था ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक, तो इसी आधार पर इसको काला कानून बोलते थे, रौलट एक्ट या काला कानून। जी हाँ, बिल्कुल। इतिहास और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो आप सभी को सारे प्रश्नों का आज रिवीजन करवा दिया जाता है। पढ़े तो बहुत हो, आप सभी को हमने ऑफलाइन क्लासों में और करीब लगभग 1 महीने से बराबर ऑनलाइन क्लासें हमारी चल रही हैं। सप्ताह में 3 से 4 दिन ऑनलाइन क्लासें होती हैं, लाइव आते हैं, तो आप सबको बहुत दिनों से बहुत कुछ पढ़ाया गया है। तो आज उन सबका रिवीजन करवाया जाएगा। आज उन सबका रिवीजन देखना है आपको कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक संख्या बल में जुड़िए, बहुत अच्छी आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया? जल्दी से बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? सारे आसान क्वेश्चन है, आज आपका रिवीजन करवाया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला है। जल्दी से बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? अविनाश कुमार 1784, राधा देवी, कोई बात नहीं राधा देवी, लेट कोई नहीं हुआ, बिल्कुल समय से हो सभी को। चलिए बताइएगा। चलिए, तो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। आगे बताइएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब आया? जो चीजें पता ना हो उनको लिखते चलिएगा। जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछी गई उन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और बहुत आसान से आसान क्वेश्चन आज लेके आए हैं आपके सामने, और इन सभी का आपको जवाब देना है जल्दी जल्दी। जल्दी से बताइएगा भैया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? जल्दी से बताइए। कहाँ गए सारे लोग? उस समय अभी 10 लोग थे, इस समय 5 लोग लाइव हो। अविनाश कुमार, संदीप कुमार, राधा देवी, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। संख्या बल बहुत कम है, संख्या बल कम होगी तो 15 से 20 मिनट बाद क्लास ऑफ कर दी जाएगी। संख्या बल 15 के ऊपर होगी तभी क्लास चलेगी। जब ज्यादा संख्या बल होता है तभी पठन पाठन में अच्छा होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। कब आया? 1919 में।
अविनाश कुमार का जवाब है 1919। जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपको बताना है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, जल्दी से बताइए, सारे आसान क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया था 1773 में। कब आया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। जी हाँ बिल्कुल। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट। मिश्रित श्रृंखला चलेगी, इतिहास और संविधान की मिश्रित श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना भारत में किस देश से ली गई? प्रस्तावना भारत में किस देश से ली गई? आसान क्वेश्चन, जवाब दीजिए। प्रस्तावना भारत में किस देश से ली गई? इतिहास और संविधान की मिश्रित श्रृंखला है। प्रस्तावना भारत में किस देश के संविधान से ली गई? जवाब दीजिए जल्दी से। मोहित सिंह यादव जवाब आया रूस। अविनाश कुमार का जवाब आया यूएसए। और कहां गए सभी लोग? संदीप कुमार का जवाब आ गया यूएसए। राधा देवी यूएसए। तो भैया प्रस्तावना जो है, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना होती है, भारत में किस देश से ली गई? तो याद रखना, ये ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो बिंदु पता नहीं लिख लेना, कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पूछे कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। और जब आपसे कहे कि प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए, तो प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से लिए गए। प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए, तो ये अमेरिका से लिए गए। लवकुश, अरे रूस से नहीं लवकुश भैया। प्रस्तावना भारत में कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक, शब्द की बात कहे तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे कम कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है? किस देश के राष्ट्रपति का होता है? जल्दी जवाब दीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विश्व में सबसे कम कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है? जल्दी जवाब दीजिए। विश्व में सबसे कम कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है? जल्दी जवाब दीजिए। विश्व में सबसे कम कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है? कहां चली गई? सोनी, खुशबू, राधा, मोहित सिंह, संदीप कुमार, निकिता देवी, संदीप कुमार, दिव्यांशी, कहां चले गए सभी लोग? अविनाश कुमार का जवाब है यूएसए। मोहित का जवाब है स्विट्जरलैंड। तो विश्व में सबसे कम कार्यकाल किस देश के राष्ट्रपति का होता है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का होता है स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। मुद्रा फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा चलती है फ्रैंक, और राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक,
और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। यहाँ का प्रसिद्ध टेनिस का खिलाड़ी कौन है? तो रोजर फेडरर। याद रखना, रोजर फेडरर किस देश का प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध खिलाड़ी है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध खिलाड़ी है रोजर फेडरर। संदीप कुमार 1 साल के लिए, बिल्कुल भाई। तो स्विट्जरलैंड का प्रसिद्ध खिलाड़ी है रोजर फेडरर। जी हाँ। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत के संविधान में विधानमंडल किस देश से अपनाया गया? किस देश से लिया गया? जल्दी से बताइए। विधानमंडल की प्रक्रिया या विधानमंडल, भारत के संविधान में विधानमंडल किस देश के संविधान से लिया गया? जवाब दीजिए जल्दी से। आप सभी को पढ़ा चुके हैं, आप सभी का रिवीजन करवा रहे हैं, देख रहे हैं किसका जवाब सही आता है। मोहित का जवाब आया है यूएसए। और सारे लोग कहां चले गए भाई? संदीप कुमार, लवकुश, बताइए भारत के संविधान में विधानमंडल किस देश से लिया गया? जल्दी से जवाब दीजिएगा। संदीप कुमार यूएसए। चलिए आप सभी लोग बताएं कहां चले गए, जवाब नहीं आ रहा। भारत के संविधान में जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। संविधान में विधानमंडल की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ब्रिटेन से ली गई। ठीक, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। लंदन किस नदी के किनारे? जल्दी जवाब दीजिए। लंदन किस नदी के किनारे? जल्दी से कमेंट करिए। लंदन किस नदी के किनारे? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे। लंदन किसके किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। भारत के संविधान में विधानमंडल किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। विधानमंडल किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। बिल्कुल आशीष कैथल, टेम्स। जी हाँ। तो भारत के संविधान में विधानमंडल की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। थोड़ा सा विधानमंडल के विषय में समझ लीजिए कि विधानमंडल क्या होता है। विधानमंडल, तो विधानमंडल का संबंध कहां से होता है? तो विधानमंडल का संबंध राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। जिस प्रकार भारत में संसद होती यानी कि केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार राज्यों में विधान मंडल होता है। विधानमंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में होता है। विधानमंडल का वर्णन अनुच्छेद 168 में होता है। कहेगा विधानमंडल के भाग कितने होते हैं? तो विधानमंडल के भाग कितने होते हैं? तो विधानमंडल के 3 भाग होते हैं। कहेगा विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कहेगा विधानमंडल के सदन कितने होते हैं? तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। सेम संसद की कहानी है। जिस प्रकार संसद के 3 अंग, 3 भाग, 2 सदन, वैसे विधानमंडल के 3 भाग, 3 अंग, 2 सदन। क्या क्या होते हैं दिन में देखिए। बिल्कुल, क्या क्या? तो विधानमंडल में एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। अगला होता है विधानसभा और तीसरा क्या होता है? राज्यपाल। तीसरा क्या होता है? राज्यपाल। ठीक, तो ये क्या हो गए? ये आपके 3 भाग हो गए। यानी कि कहेगा कि विधानमंडल किससे किससे मिलके बना होता है? तो विधानमंडल विधान परिषद, विधानसभा तथा राज्यपाल से मिलके बना होता है। विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल। लेकिन जब सदन की बात हो जाए तो सदन सिर्फ 2 होते हैं। सदन
दो होते हैं। कौन कौन सा? उच्च सदन, निम्न सदन। तो सदन कितने होते हैं? दो। विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, विधानसभा को कहते हैं निम्न सदन। विधान परिषद को कहते हैं स्थायी सदन, विधानसभा को कहते हैं अस्थायी सदन। विधान परिषद का कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है 6 वर्ष, और विधानसभा जो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री बनता है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। बिल्कुल भैया। विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु, सदस्य बनने की आयु, विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष, और विधान सभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष। विधान सभा का सदस्य बनने की आयु, तो इसकी आयु कितनी होती? 25 वर्ष। ठीक? जी हाँ बिल्कुल। अविनाश कुमार, अरे 35 नहीं अविनाश भैया, संदीप कुमार 30, 25, 30। जी हाँ बिल्कुल। तो ये दो सदन हो गए विधानमंडल के, एक विधान परिषद, एक विधानसभा। अंग कहेगा तो 3, उसमें राज्यपाल जुड़ जाता है। 3 से मिल के विधानमंडल बनता है। सदन 2 होते हैं। ठीक? जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, 3 से मिलकर होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, वैसे यहाँ पर होता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधान परिषद उच्च सदन, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधानसभा अस्थायी सदन, इसको भंग किया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधानसभा का सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष। जी हाँ बिल्कुल। विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद का वर्णन अनुच्छेद 169 में है। विधानसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 170 में। तो विधान मंडल अनुच्छेद 168 में, विधान परिषद 169 में, विधानसभा 170 में। यह क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पूरा क्लियर हो गया? बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक? तो ये हो गया भैया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मिश्रित श्रृंखला है, बीच में इतिहास, बीच में संविधान, बीच में इतिहास, बीच में संविधान। तो दिमाग, एक बात सुनिएगा, आप लोग कोई चीज सीरियल से ना पढ़ा करिए ज्यादातर, कि जैसे पता लगा इतिहास पढ़ना है तो 10, 15, 20 दिन खाली इतिहास ही पढ़ते रहो। तो ऐसा करने से आप 10, 15 दिन जब इतिहास पढ़ोगे तब तक तो याद रहेगा। जब इतिहास बंद करके पता लगा भूगोल पढ़े 15 दिन बाद, तो भूगोल याद हो जाएगा, वो धीरे धीरे भूल जाएगा। चीजें मिक्स करके पढ़ना सीखिए कि वो हमेशा माइंड में बनी रहे। चीजों का रिवीजन जरूरी होता है, और सब्जेक्ट जितने पढ़ते हैं उनको हर 2-4 दिन में दोहराते रहिए। जितना ज्यादा दोहराओगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी। कहाँ गए? अविनाश कुमार, संदीप कुमार, खुशबू, राधा, मोहित सिंह यादव, आशीष कैथल, सोनी, राधा, निकिता, जल्दी जवाब दीजिएगा भैया। हो सारे लोग कि कहीं चले गए? भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? अविनाश कुमार जवाब आया 1950। मोहित सिंह क्लियर नहीं?
तो भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना लिख लीजिएगा कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में कोलकाता में। 1774 में कोलकाता में हुई थी। जी हाँ बिल्कुल। तो 1774 में कोलकाता में हुई। तो कहेगा किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में बना था, इसकी स्थापना किसके आधार पर हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आपसे पूछे किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट इंग्लिश में होता है, हिंदी में अधिनियम कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में। बात याद रखना, धोखा कैसे होता है आपको। आपसे कहेगा कब हुई थी, तो 1774 बताना है। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, तो 1773 के अधिनियम द्वारा हुई थी, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। हाँ ठीक है। उसके बाद ये जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट था, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय, इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे? कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे? जल्दी जवाब दीजिए। एक बार क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। रावेंद्र यूपी, नमस्ते नमस्ते भैया रावेंद्र। संदीप कुमार 4। चलिए फटाफट जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। जो कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय था, यहाँ पर कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो कुल न्यायाधीशों की संख्या थी 4। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। रावेंद्र 7 नहीं भैया, 4 थी। जी हाँ बिल्कुल, संदीप कुमार का जवाब है 4। तो कितने थे? 4 थे। अब एक बिंदु याद रखना कि पहले मुख्य न्यायाधीश जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था, इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, 3 अन्य न्यायाधीश हो गए। तो कोलकाता में कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 होती थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, जी हाँ बिल्कुल, एलिजा इम्पे, जी हाँ। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या जल्दी बताइएगा कि संख्या कितनी है। अब ये सारे आसान क्वेश्चन, इनको गलत कर दोगे तो भैया फिर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। संदीप कुमार का जवाब आ गया 33। तो क्वेश्चन है भैया, वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? संदीप का जवाब आया 33, अविनाश का जवाब आया 34। और कहां गए सारे लोग? तो इसका सही जवाब होगा 34। भैया गौर से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। धोखा कैसे हो जाता है आपको? ऑप्शन में 33 भी मिलेगा। जब आपसे पूछे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपको 33 बताना है। लेकिन जब ये कुल शब्द लगा दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपसे मुखिया को भी ऐड कराना है। तो मुखिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश सहित 34 लोग हैं। कह दे आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कितने हैं, तो आपको 33 बताना है। न्यायाधीश 33 बताना है, लेकिन कुल न्यायाधीश कह दे तो 34 बताना है। ठीक है भैया? तो ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है?
वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जल्दी से बताइए। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संदीप का जवाब एनवी मन्ना। तो वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन्ना। कौन है? एनवी रमन्ना। वर्तमान समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना। आयुष कुमार रमन्ना, रावेंद्र यूपी नहीं पता है सर। अच्छा भैया, रावेंद्र भैया एनवी रमन्ना है वर्तमान समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना। ये कुछ वरिष्ठतम अधिकारी ऐसे होते हैं, इनका नंबर जरूर याद रखना होता है। तो एनवी रमन्ना किस नंबर के? तो 48वें नंबर के। नंबर याद रखना, एनवी रमन्ना 48वें नंबर के। मोहित सिंह 48, जी हाँ बिल्कुल। तो वर्तमान समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना है। किस नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के। ठीक, 48वें नंबर के, बिल्कुल 48वें नंबर। किस नंबर के? तो 48वें नंबर के। ठीक भैया, बिल्कुल बिल्कुल संदीप भैया। अरे बहुत सारी चीजें आप लोगों को, अब हमसे आप लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ भी चुके होंगे ना हमसे तो किसी अन्य अध्यापक से, किसी अन्य साधन से। लेकिन चीजों को माइंड में वर्तमान समय में रखना ये बड़ा जरूरी होता है भैया। हर चीजें आप सबको बहुत चीजें पता है, लेकिन परीक्षा केंद्र में जाकर के बहुत सारी चीजें भूल जाती है या धोखा हो जाता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए चीजों का रिवीजन जरूरी होता है। ठीक, चलिए अब ये सर्वोच्च न्यायालय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय आपको लिखा गया, तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? जल्दी से बता दीजिए फिर आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? कमेंट करिएगा। जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने अनुच्छेद हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? तो जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ बिल्कुल। आगे बताइएगा, भारत के लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष हैं भारत के लोकपाल। इनके कार्यालय का लोगो व आदर्श वाक्य किसने तैयार किया? किसने तैयार किया? भारत के सबसे पहले लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, इनके कार्यालय का लोगो, डिजाइन और आदर्श वाक्य किसने तैयार किया? जल्दी से बताइएगा। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, इनके कार्यालय का लोगो व आदर्श वाक्य किसने तैयार किया था? नाम बताइए भैया जल्दी से फटाफट। भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। सबको पता है कि पहले लोकपाल, एक बिंदु भी याद रखना, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। जैसे कोई सरकारी कार्यालय होता है, जैसे हमारे यहाँ का सरकारी आदर्श वाक्य कौन है, राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो सत्यमेव जयते। तो उसी प्रकार इनके कार्यालय का भाई एक वाक्य और एक लोगो, जैसे वो सिंह का निशान और सत्यमेव जयते लिखा जाता है ना सरकारी कार्यालयों में।
मोहित सिंह कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? मोहित सिंह कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मोहित सिंह। और कोई कमेंट करिए, आवाज आ रही भैया कि नहीं आ रही? आवाज, वॉइस और वीडियो दोनों पहुंच रहे हैं कि नहीं? संदीप कुमार, आयुष कुमार, आयुष कमेंट करिए, आवाज हमारी पहुंच रही है? आ रही, संदीप कह रहे हैं आ रही। मोहित आपकी तरफ कोई दिक्कत है? आवाज पहुंच रही, कमेंट आ गया। भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, इनके कार्यालय का लोगो व आदर्श वाक्य। तो सबसे पहले जो आदर्श वाक्य था ये है क्या? तो आदर्श वाक्य है दूसरे के धन का लोभ मत करो, दूसरे के धन का लोभ मत करो, ये आदर्श वाक्य हो गया। किसने तैयार किया? तो तैयार किया था प्रशांत मिश्रा ने। किसने तैयार किया था? प्रशांत मिश्रा। कहाँ के हैं? तो प्रयागराज के हैं। प्रशांत मिश्रा कहाँ के हैं? तो प्रयागराज के हैं। इन्होंने कहा था, खुशबू जी हाँ, किसी के धन का लोभ मत करो। किसने कहा था? प्रशांत मिश्रा ने। कहाँ के हैं? प्रयागराज के हैं। और ये जो आदर्श वाक्य है कहाँ से लिया गया? तो ईशवास्य उपनिषद से। कहां से लिया गया? ईशवास्य उपनिषद से। एक उपनिषद है, जैसे मुंडक उपनिषद है, उससे सत्यमेव जयते लिया गया। इसी प्रकार ईशवास्य उपनिषद है, जिससे लोकपाल के आदर्श वाक्य को और लोगों को लिया गया। तय किसने किया था? प्रशांत मिश्रा ने। बहुत सारे लोगों ने भेजा था, जिनमें से प्रयागराज के प्रशांत मिश्रा जी का था, उसको एक्सेप्ट किया था भारत सरकार ने। ठीक है। तो आदर्श वाक्य ईशवास्य उपनिषद से लिया गया और किसने प्रस्तुत किया था? प्रशांत मिश्रा ने। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया? बताइएगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताइए। सारे आसान क्वेश्चन है, सबका आप सभी का रिवीजन करवा रहे हैं आज हम। रिवीजन की श्रृंखला समझिए इसको। आशीष कैथल का जवाब आया दारा सिकोह ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए भैया। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिकोह ने। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? जल्दी से बताइए, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? जल्दी से बताइएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108। याद रखिएगा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। आयुष कुमार 18 नहीं भैया, उपनिषदों की कुल संख्या 108। ठीक है। उसके बाद एक बिंदु और याद रखिएगा, उपनिषद बहुत बार पूछा गया, उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? जल्दी से बताइएगा। निकिता देवी 108, संदीप कुमार 108, आशीष कैथल, जल्दी से बताइएगा, उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? आशीष कैथल बताइए, उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? जल्दी बताइए। शायद वेद पर। अरे वेद पर नहीं आधारित होते भैया,
चलिए देखिए, बहुत बार पूछा गया उपनिषद किस पर आधारित होते हैं, तो याद रखना दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर। अब ये दर्शन का होता है, तो दर्शन से सीधा अर्थ है देखने से। दर्शन से सीधा अर्थ है देखने से। कैसा? तो जैसे किसी विदेशी को भारत का चित्रण या भारत का इतिहास देखना हो कि प्राचीन काल में भारत की संस्कृति सभ्यता कैसी थी, तो किसी उपनिषद को पढ़ ले, तो उसको पढ़ने के आधार पर किसी विदेशी को भारत की दर्शन यानी कि भारत की संस्कृति का अंदाजा लग जाएगा। तो ये हुआ दर्शन। उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? तो दर्शन पर। किस पर आधारित होते हैं? तो दर्शन पर। दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जरा वो भी बताते हैं। उपनिषद एक पॉइंट और याद रखना, क्या? तो जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते है, ये कहां से लिया गया? तो उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? तो मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। जी हाँ, बिल्कुल। जो सत्यमेव जयते है तो कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से। उपनिषद के एक बिंदु और क्या आपसे कहने जा रहे थे, वो ये है, कहेगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम, भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेम क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो आपको सीधा जवाब देना है उपनिषद। भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो उपनिषद। स्रोत क्या होता है? उपनिषद। आशीष कहता आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। भैया वो सवाल का जवाब, उसमें कईयों कारण है। अब यहाँ हम आपको इस ऑनलाइन श्रृंखला के माध्यम से बहुत सारी आपको डिटेल बतानी पड़ेगी, तो वो आपको ऐसे संभव नहीं पूरी डिटेल बताना। ठीक, उसमें हमको आपको 4-5 बिंदु जोड़ के बताना पड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शायद कहीं, कि ये जो अधिनियम या एक्ट है, ठीक, तो बहुत सारे अधिनियम या एक्ट जब हम इतिहास यानी कि भारत की आजादी के समय 1947 के दौरान, तब भी बहुत सारे एक्ट और अधिनियम को पढ़ते हैं, और जब संविधान के विकास के क्रम को पढ़ते हैं तब भी बहुत सारे अधिनियम एक्ट को पढ़ते हैं। तो 2-3 जगह कईयों चीजों को जोड़ के उसी प्रकार हमको आपके उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा कहानी हो जाएगी। ठीक भैया? तो भारतीय दर्शन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो उपनिषद। पूछेगा उपनिषद का अर्थ क्या होता है? भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उपनिषद किस पर आधारित होते हैं? तो दर्शन पर। उपनिषद का आधार क्या है? तो दर्शन। लेकिन उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अरे नहीं मोहित भैया, ये बारकेन है, ये तो बहुत नॉर्मल, ये कोई कहानी नहीं, बहुत लंबी कहानी है। आप थोड़ा सा कहीं से देख सुन के ऐसे भर, इससे थोड़ी मतलब। अरे अभी बहुत लंबी कहानी है, चलो छोड़ो उसको, वो लंबी कहानी आपके लेवल का नहीं है। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का अर्थ ये है, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान, ये उपनिषद कहलाता है। उप का मतलब पास बैठकर, निषद लिया गया ज्ञान, नजदीक बैठकर यानी गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। ठीक, बिल्कुल, चलिए ठीक। तो गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आपको। अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन है? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन है? संविधान में
भाग, संविधान में अनुसूची और संविधान में अनुच्छेद, ये 3 चीजें तैयार हो गई तो आधे से ज्यादा संविधान अपने आप तैयार हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। बताइए अनुच्छेद 57 में किसका वर्णन है, जल्दी जवाब दीजिए। चलिए हम ही बता देते हैं, आप किसी का जवाब नहीं आ रहा। अनुच्छेद 57 में होता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति को भारत में दोबारा भी चुना जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 57 में। भारत में राष्ट्रपति दोबारा 3 बार 4 बार जितनी बार जीतता जाएगा वो राष्ट्रपति बनता जाएगा, भारत में कोई पाबंदी नहीं है। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में। चलिए आशीष कैथल, मोहित सिंह भैया आपस में बात करना बंद कर दो, समझ गए आप लोगों को, बस छोड़िए हटाइए। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है। अरे इधर जवाब दीजिए, आपस में उलझे रहोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, जल्दी जवाब दीजिए। जिसका जवाब जल्दी आएगा उसको समझेंगे कि हाँ वो पढ़ाई करता। जल्दी से बताइए अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, जल्दी जवाब दीजिए। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता। संदीप का जवाब आया है और आशीष कैथल का आया वित्त आयोग का। संदीप कुमार वित्त आयोग। चलिए ठीक। अरे मोहित भैया छोड़ो, आपस में बातचीत न करो। अरे मोहित सिंह यादव भी इसी धरती से हैं और सभी लोग भी इसी धरती से हैं। मंगल ग्रह का कोई नहीं, सभी पृथ्वी के हैं, ठीक है भैया, हम बता देते हैं आप सभी पृथ्वी के हैं, ठीक। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है, किसका वर्णन है, वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, वित्त आयोग वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी जवाब दीजिए। बिल्कुल भैया, हंसते हंसाते रहना, कभी मायूस और नाराज आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी। सच्ची लगन ईमानदारी से पढ़ोगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ईर्ष्या विरोध करोगे, कितने भी ज्ञानी हो जाओगे, जीवन में सफल नहीं होगे। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है, वित्त आयोग का। वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, संदीप कुमार, केसी नियोगी। मोहित सिंह यादव, निर्मला सीतारमण। चलिए भैया तो देखिएगा वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन.के. सिंह। कौन है, एन.के. सिंह, ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण वित्त आयोग की मंत्री हैं, वित्त आयोग के मंत्री हैं, ठीक है। कौन है, वित्त आयोग के मंत्री हैं, यानी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। और जो आपने बताया केसी नियोगी, वो वित्त आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। हमने पूछा वर्तमान में अध्यक्ष, तो एन.के. सिंह किस नंबर के, तो याद रखना 15वें नंबर के। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह 15वें नंबर के, 15वें नंबर के। जी हाँ, अब जरा बता दीजिए इनका कार्यकाल कब से कब तक है, एन.के. सिंह का कार्यकाल भी बता दीजिए। अब हम
10 से 15 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। बताइए एनके सिंह का कार्यकाल कब से कब तक है। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बताइए एनके सिंह का कार्यकाल कब से कब तक है, बताइए। बताइए भैया जल्दी से, किसी का जवाब नहीं आया, 15 सेकंड हो गए। नहीं पता, कोई बात नहीं। आयुष कुमार 6 साल या 62 वर्ष। अरे कार्यकाल हमने पूछा है कि ये कब बनाए गए, और अध्यक्ष 6 साल थोड़ी होता है, 25 तक। कब से कब तक आशीष भैया? तो वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, 15वें नंबर के हैं। कार्यकाल कब से कब तक इनका? 2020 से 2025 तक। 2020 से 2025 तक, बिल्कुल बिल्कुल, 2020 से 2025 तक, 26 नहीं, 2020 से 2025 तक। बाई चांस 25 के बाद काम अच्छा रहा, आगे बढ़ जाए, वो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। इनके सिंह का 2020 से 2025 तक भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इनके सिंह। और सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष तो इनके सिंह हो गए, वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? जल्दी जवाब दीजिए। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव, जल्दी जवाब दीजिए भैया। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव, वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? अभी किसी के जवाब नहीं है। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव, चलिए हम ही बता देते हैं। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव हैं अरविंद मेहता। कौन है? तो अरविंद मेहता। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो अरविंद मेहता है। वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव कौन है? तो अरविंद मेहता। अरविंद मेहता, जी हाँ बिल्कुल, अरविंद मेहता वर्तमान में वित्त आयोग के सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए सारे, जल्दी जवाब दीजिए। गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी जवाब दीजिए। तो गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। ये गुलाम गिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक संगठन बनाया था, सत्य शोधक समाज। याद रखना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? गुलाम गिरी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलाम गिरी। ठीक है, गुलाम गिरी पुस्तक के लेखिका हैं ज्योतिबा फुले। इन्होंने एक संगठन बनाया था, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, भारत विभाजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किसी के जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट करिएगा। भारत विभाजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
आयुष कुमार, आशीष कैथल, संदीप कुमार, कहाँ गए सभी लोग? निकिता देवी, भारत विभाजन, भारत विभाजन पुस्तक के लेखक कौन है? आयुष कुमार का जवाब आ गया, भीमराव अंबेडकर। आशीष कैथल का जवाब आया, राम मनोहर लोहिया। चलिए और जवाब दीजिए फटाफट जल्दी। अरे जिसको पता हो कुछ भी बता दो भैया, शायद तुक्का में ही सही हो जाए। जवाब तो लिखो कम से कम कुछ, कि राम मनोहर लोहिया है, कि एनी बेसेंट है, कि जवाहरलाल नेहरू है, कोई कुछ तो नाम लिख दो भैया। तो भारत विभाजन नामक पुस्तक के लेखक याद रखना है, तो राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। जी हाँ बिल्कुल, भारत विभाजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। थोड़ा इसको आसान कर देते हैं। आपने पढ़ा क्या होगा, तो इसीलिए चीजों को रटने से ज्यादा समझने पर ध्यान दीजिए। भारत विभाजन का मतलब होता है इंडिया डिवाइडेड। आपने ज्यादातर यही पढ़ा होगा, इंडिया डिवाइडेड। इसी पुस्तक को हिंदी में कहा कहेंगे? भारत विभाजन। किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ बिल्कुल, समझ गए। धोखा मत खाइए, चीजों को रटिए नहीं, समझिए। भारत विभाजन या इंडिया डिवाइडेड एक ही चीज है। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने। जी हाँ बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद के विषय में समझ लीजिए। भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला बिंदु, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति भारत में कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। तीसरा बिंदु, लगातार 2 कार्यकाल के लिए, लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए कौन राष्ट्रपति? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं। जी हाँ बिल्कुल, लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए राष्ट्रपति हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति हैं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है, देश रत्न के नाम से। एक दूसरा बिंदु, इनको बिहार का गांधी कहते हैं। बिहार का गांधी किसको कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं, देश रत्न कहते हैं। बिहार का गांधी और देश रत्न कहते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो देश रत्न या बिहार का गांधी, ठीक। लगातार 2 कार्यकाल के लिए चुने गए राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ। अगला क्वेश्चन और आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों की संख्या बल 6 7 8 ज्यादा बढ़ी नहीं, तो चलिए आज की क्लास ओवर की जाती है। एक पॉइंट या बिंदु या क्वेश्चन आखिरी ये समझिएगा। भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? किसको देता है? अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी का उत्तर आना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए। भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है। भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसको देता है? मोहित सिंह यादव का जवाब आया मंत्रिपरिषद को। तो एक पॉइंट तो आपको सीधा यहीं से क्लियर ये हो गया कि भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र, भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र
कौन लेता है? तो उपराष्ट्रपति। सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। दोनों अदल बदल लेते हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, ये सूचना सबसे पहले किसको देता है? तो भैया याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को, मंत्रिपरिषद को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखना भैया कि भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय को देते हैं। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर महोदय को देते हैं उपराष्ट्रपति जी, कि राष्ट्रपति जी पद त्याग रहे हैं, ठीक है भैया। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, जल्दी से बताइए, ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला, ठीक। ये कहां से हैं? तो कोटा राजस्थान से। कोटा राजस्थान के सांसद हैं, इनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया, ओम बिड़ला को। तो वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिड़ला। चलिए भैया, ठीक। निकिता देवी ओम बिड़ला, कोटा राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की श्रृंखला भैया समाप्त की जाती है, ठीक है। आप लोग सच्ची लगन से, मेहनत से, मन लगा के पढ़िए। अपना एक गोल, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाइए, उसको पाने के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करिए। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप सभी सच्ची लगन से पढ़ें और जल्द से जल्द कामयाबी आपको मिले। आप अपना, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।